बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है मैंने आज तक जिसे भी बेनकाब किया सबूत के साथ किया। ये जो घटिया शख्स आप देख रहे हैं, ये घटिया शख्स पिछले कई दिनों से यूट्यूब के ऊपर मुसलसल कुत्ते की तरह भौंक रहा था। पिछली वीडियो में मैंने इसे इसके जवाब भी दिए जो इसने मेरे पे सवाल उठाए थे, ख़ास करके मेरी कंपनी पे, और इससे मैंने चंद सवाल भी किए थे। लेकिन ये जो घटिया शख्स है, लानती इंसान है, इसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा मेरी वीडियो में से क्लिप शॉट निकाल के उनके ऊपर एक और वीडियो बना दी। उसके ऊपर मैं बात में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज इस शख्स को आपके सामने सबूतों के साथ बेनकाब करूँगा। अगर इस घटिया और 2 नंबर शख्स में, गंदी नस्ल के इंसान में थोड़ी सी भी शर्म हुई तो ये डूब के मर जाए। लेकिन इस शख्स से आप ऐसी उम्मीद ना रखें, ये बिल्कुल भी डूब के नहीं मरेगा, उल्टा ये कुत्ते की भौंक और भौंकेगा। इसे मैं ये भी वाज़िया कर दूँ कि इसने जितना इसके बाद बकवास करनी है शौक़ से करे। सबसे पहले तो मैं 2 दिन का इसे टाइम दूँगा इस वीडियो के बाद। अगर 2 दिन में ये माफ़ी नहीं मांगता, ये अपने झूठ का इकरार नहीं करता, तो सबसे पहले मैं सऊदी एम्बेसी में मैंने सारे सबूत इसके रख दिए हैं, इसकी वीडियोस जो इसने इल्ज़ाम तराशी की, सारा कुछ सऊदी एम्बेसी में मैं इसकी कंप्लेन करूँगा। बाकी जिस दिन ये इंडोनेशिया आएगा, इंडोनेशिया में भी इसके ऊपर मैं कंप्लेन करूँगा, क्योंकि इसने जितना मेरा नाम लेके बातें की, मेरी कंपनी का नाम लेके बातें की, सारी सरासर झूठ है। 1% भी कोई इस बंदे ने सच बात नहीं की। सबसे पहले आप इस बंदे का इसी का ये एक क्लिप सुने जिसमें ये बंदा क्या फरमा रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी एक एक करके वॉइसों के साथ हकीकत खोलूंगा कि ये कैसे कैसे बेवकूफ़ बना रहा था और कैसे कैसे ये लानती इंसान झूठ बोल रहा था। ये पहले इसका आप क्लिप सुने। सबसे ज़्यादा वक्त मैं पुराना हूँ वहाँ पर इंडोनेशिया में, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा आना जाना रहता है ना भाई। मैंने 5 साल जो है ना अप्लाई नहीं किया था पासपोर्ट के लिए। 5 साल तो वैसे ही मेरा आना जाना रहता था, क्योंकि मेरा काम सऊदी में भी है, वहाँ पे भी है, तो मैं आता जाता। तो अभी जो है लगभग जो है 2 साल पहले मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो इससे पहले जो 5 साल मेरा आना जाना रहता था, तो ये लोग सब बाद में आए थे, ठीक है। लेकिन क्या था, मुझे तो सब नॉलेज वगैरह इस चीज़ के इंडोनेशिया में किस तरीके से। अच्छा, आपने इसकी बात सुनी है? ये कहता है जी मेरा 2019 से आना जाना था, 2017 से तो मैं इधर बैठा हूँ और मेरे से पुराने कई यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सबसे पुराना या इनसे पुराना बैठा हूँ। और 2019 में भी जनाब आना जाना कर रहे थे। 19 से लेके 25 तक 5 साल भी पूरे नहीं होते, लेकिन जनाब ने 2 साल पहले पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था। इनके बाप का कानून चल रहा है इंडोनेशिया में, इनकी बाप की इमिग्रेशन है, इनके बाप की मिनिस्ट्री है, इन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया, झूठ बोल रहा है। मैं इस बंदे का आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ। अच्छा, मेरी इस बंदे के साथ जो चैट हुई थी, टोटल 8, जिसमें से 4 वॉइसें थे और 4 टेक्स्ट थे। टेक्स्ट क्या थे? अस्सलाम वालेकुम सलाम और शुक्रिया का इसने एक मैसेज किया था, एक बीच में कोई और इसी तरह का मैसेज था, छोटा सा शार्ट लास्ट सा कोई, और 4 वॉइसेस थी। उनमें से एक वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ कि इसने मेरे से क्या सवाल किए और मैंने इसे क्या जवाब दिया, ठीक है। पहला वॉइस मैं सुनाता हूँ आपको और मेरा क्या जवाब था वो भी मैं आपको साथ सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया विकी भाई। असल मेरा कहने का मकसद है कि क्या पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो वहाँ आना जरूरी है, या यहाँ से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एम्बेसी वगैरह तो है सब कुछ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने निकाह का जो वो दोनों बनाए हैं मियां बीवी के, वो भी मैंने यहाँ पे ही बनवाया है। तो क्या यहाँ से वो प्रोसीजर शुरू हो सकता है, या हमें वहाँ आना जरूरी है? और दूसरी बात है, अगर मैं वहाँ आता हूँ तो क्या मुझे कंटिन्यू वहाँ रहना पड़ेगा, या मैं जो अपना एक जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने के बाद क्या मैं वापस सऊदी आ सकता हूँ? क्योंकि मेरा बहुत अच्छा यहाँ पे काम है, काफी 12 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे कफील अच्छा है। तो कहने का मकसद, और उसके अलावा मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं सवारियां वगैरह भी उठाता हूँ, वो मेरा साइड बिजनेस है, तो यहाँ बहुत अच्छा मेरा काम है। तो क्या है कि मुझे जो जल्दी है वो सिर्फ पासपोर्ट का फिक्र है कि मेरा पासपोर्ट इंडोनेशिया कब बनेगा। तो कहने का मकसद वही है कि वहाँ रहना हमें पड़ेगा, या जिस तरीके से कि मैं आपसे पूछा कि यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत फिर तो अच्छा है। यहाँ सेकंड जो ऑप्शन होगा वो हमारे लिए, मतलब मैं वहाँ पे आके अपना प्रोसीजर शुरू करके फिर वापस भी आ सकता हूँ, या नहीं, या मुझे कंटिन्यू वहाँ रहना पड़ेगा। तो ये मेरे कहने का मकसद है। इसी हवाले से जो है अपना जो है वो तजर्बा जो है उनसे शेयर करें, ताकि फिर मैं लाए अमल जोड़ूं कि भाई मुझे अगर मुस्तकिल वहाँ रहना है तो फिर वीजा भी खत्म करना पड़ेगा सब कुछ, और वहाँ आके कुछ ना कुछ जो है वो अपना बिजनेस छोटा मोटा जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने सुनी है इसकी वॉइस? ये जनाब क्या फरमा रहे थे? ये तकरीबन 9 से 10 महीने पहले की वॉइस होगी, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना टाइम हो गया होगा इसको। 2024 के स्टार्ट में ये मेरे से प्रोसीजर पूछ रहा है बंदा, और इसे मैंने जवाब भी दिया है इस चीज़ का, और अपनी वीडियो में ये बकवास कर रहा है, झूठा इंसान। ऐसे लोगों के बारे में तो अल्लाह ताला ने अल कुरान में फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। इसकी शक्ल देखे, इसकी शक्ल पे लानत बरस रही है। इस लानती इंसान को झूठ बोलते शर्म भी नहीं आती। अभी मैं मजीद आपको बताऊंगा ये कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। अगली वॉइसों में मैं मजीद आपको दिखाऊंगा। अब मैंने कैसे जवाब दिया था, अब वो आप मेरा जवाब सुन ले जरा। लेकिन पासपोर्ट के लिए अगर आप कंटिन्यूसली 5 साल इंडोनेशिया में रहें तो 5 साल के बाद आपको दे देते हैं। अगर जिस तरह आपका सिनेरियो, आप शादी की चले गए, अगर इस तरह का सीन होगा तो फिर आपको 10 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे पासपोर्ट के लिए, उससे पहले नहीं हो सकते। तो ये 2 क्राइटेरिया पासपोर्ट इंडोनेशिया का हासिल करने का। आपने देखा, मैंने इसे बिल्कुल सिंपल जो है ना चीज़ बता दी थी, और पिछली वीडियो में मैंने यही सवाल इससे उठाया था, इसने जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। अच्छा, इसके बाद ये मेरी इसके साथ कन्वर्सेशन हो रही थी।
दूसरा वॉइस इसने क्या किया, वो आप इसका दूसरा वॉइस सुने। सबसे अच्छा वही तरीका है कि वहाँ पे रहना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द पासपोर्ट मिले, क्योंकि मैंने शादी जो की है, मैंने इसको पहले दिन कहा था कि मुझे शादी का वो शौक नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली है, पाकिस्तान में बच्चे हैं, लेकिन मैं आपसे शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पासपोर्ट चाहिए इंडोनेशिया का। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर ये सूरत आ गई, क्यों ना, तो इस बीच में फिर 2 घर मैंने नए बनाए। पहला इंडोनेशिया में बनाया सुकाबूमी में, वही जो हमारा गाँव है वहाँ बनाया, क्योंकि मेरी बीवी इंडोनेशियन बीवी कह रही थी कि अगर घर नहीं है तो कुछ नहीं है इंडोनेशिया में, तो घर मस्त है सबसे पहले। तो वहाँ पे 3 रूम और हॉल वगैरह वो बनाए। फिर उसके बाद ये सोचा कि यार मैं अभी इंडोनेशिया जाऊँगा, पता नहीं कितना वक्त लगेगा वहाँ पे सेट होने में ये वगैरह। तो पाकिस्तानी फैमिली के पास एक पुराना घर है, प्लॉट तो अपना है सिटी में, लेकिन ये है कि घर पुराना था, तो फिर उनको भी मैंने जगह नहीं बना के दी है। तो पैसे जो थे वो चले गए, निकल गए, क्योंकि 2 नए घर बन गए तो जाहिर बात उनका खर्चा आता है। अब ये है कि हमने कुछ सेविंग की है, तो अभी मैं ये सोच रहा था शायद यहाँ से अगर हो जाता तो बहुत अच्छा था, अगर नहीं वहाँ पे रहना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अभी जो है वो कुछ महीनों के अंदर या इस साल के जो है लास्ट में इंशाल्लाह जो है ना मैं मूव होऊंगा इंडोनेशिया के लिए। अच्छा विकी भाई, आखिर में ये बताना कि इस पर जो खर्चा है वो कितना आएगा, पासपोर्ट का जो असूल है। देखो वो निकाह नामे जो है वो तो सब मेरे कंप्लीट है, ठीक है ना, बोलेंगे तो मैं फोटो भी भेज दूंगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो यहाँ पे आरबी तर्जुमा भी उसमें है, क्योंकि ये लोग नहीं समझते ना कि आपके साथ बीवी है, कौन है, कहाँ है, वो भी एमबीसी से प्रूफ कराया पूरा जो भी है सफर खाने से। तो इस पर बाकी अभी वहाँ पे क्या इसका प्रोसीजर है और कितना खर्चा लगेगा, और वहाँ पे मेरी बीवी को और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या मुझे और क्या चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ यही है। पहले तो ऐसा सादा पेपर में वहाँ पे जब मैंने निकाह किया था 2019 में दिसंबर में, शायद 9 दिसंबर में, तो फिर मैं इधर चला गया वापस। तो वहाँ पे हमें सिर्फ उन्होंने जो है ना वो एक सादा सा पेपर दिया था, उसमें सब कुछ था। तो वो पेपर लेके मैं वहाँ एम्बेसी में गया, यहाँ पे गया सफर खाने में इंडोनेशिया का जो जद्दा में है, तो उन्होंने जो है ये सब ये जो बुक वगैरह बनते हैं फाइल वो सब बना के दिए। तो अब जो साल का जो किताब बनेगा तो वो उसका कितना खर्चा है और उसमें क्या क्या और चीजें कोई चाहिए पाकिस्तान से मुझे या मेरी बीवी को तो चाहिए, वो तो इंडोनेशिया से जाहिर बात है सब कुछ वो कर लेगी, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कोई चीज नहीं चाहिए पाकिस्तान से, या चाहिए और भी। और उसके अलावा इसमें कितना टाइम लगेगा और पैसा इसमें कितना खर्चा आएगा, ये प्लीज बताना, बहुत शुक्रिया। इमिग्रेशन का जो कानून है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां वो चेंज होती रहती हैं। इस वक्त जो पॉलिसियां हैं वो और हैं, आपने आना है साल के आखिर में, जब आखिर में आना है उस वक्त क्या पॉलिसी होगी कोई पता नहीं है। और अभी जो इसकी जो इतिहास है इसका 1 साल 2 साल के वीजा का प्रोसेस है, वो तो हम अपनी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी आपका कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने आना 1 साल तक है, मतलब 1 साल के लास्ट में तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये बेहतर होगा कि आप आने से 1 महीना पहले रब्ता कीजिएगा, उस वक्त जो लेटेस्ट होगा उसके मुताबिक आपको सारी चीजें बता देंगे। बाकी जो खर्चा नेशनलिटी वगैरह का वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होता है कि अगर आप 5 साल रुके हुए हैं फिर उसका और है, नहीं रुके हुए फिर और है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इस तरह कोई गैस नहीं लगाया जा सकता उसका। दूसरा वॉइस आपने इस बंदे का सुन लिया, ये मकरू चेहरा घटिया 2 नंबर गंदी नस्ल का बंदा, लानत बरस रही है इसके चेहरे के ऊपर। ये कहता है जी मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मुझे जो है ना बीवी चाहिए थी या मैंने उसे इज्जत देनी थी, मैंने शादी इसलिए की है इंडोनेशिया की औरत से कि मुझे पासपोर्ट चाहिए था, मेरी पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं। ये सोच है इस घटिया इंसान की, इस 2 नंबर इंसान की। फिर ये अपने ही वॉइसों में जो है ना कह रहा है वो मैं गाड़ी चलाता हूँ, सवारियाँ उठाता हूँ। इसने जो पहली वीडियो बनाई उसमें इसने एक बंदे के ऊपर जो है ना तंज किया कि वो इस तरह रिस्क मार है, नहीं तो क्या तेरी तरह झूठ बोल के रिस्क कमाए। उसने तो जेन्युइन शादी की है, तूने तो पासपोर्ट के लिए शादी की है। तेरी और उसकी औकात में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बंदे ने कहा जी मैंने 5 बंदों को एक्सपोज किया, ये 5 बंदे तेरे बनोई लगते थे जिन्हें तूने बगैर सबूत के एक्सपोज किया है? या शर्म है तेरे में? अक्ल है या अक्ल से पैदल है? या बचपन से तुझे गुट्टी झूठ की डाली गई थी? मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये बंदा व्यूवरशिप के चक्कर में सारा कुछ कर रहा है। अभी मैं आपको मजीद बताता हूँ ये किस तरह व्यूवरशिप के चक्कर में था। ये 2 नंबर घटिया इंसान लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है। औकात इसकी अपनी ये है कि ये गंदी नस्ल से तल्लक रखता है। इसे बेशरम आदमी को शर्म भी नहीं आती किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए। 5 बंदों के ऊपर तू इल्ज़ाम लगा रहा है, एक के ऊपर भी तूने सबूत पेश नहीं किया। ये अब आप इसकी अगली वॉइस सुने जो इसने इमरान के साथ बातें की थी, ठीक है, वो सुने। ये बुज़दिल इंसान क्या बातें कर रहा था, सुने जरा इसकी बातें। जी इमरान भाई, ये मेरा चैनल है और आपने 2 लाइव प्रोग्राम किए थे जीशान के एक्स वाइफ के साथ, वो मैंने मुकम्मल देखे हैं। उससे पहले भी आपने एक भाई के साथ किया था प्रोग्राम लाइव, शायद सुभान था या विकी भाई के साथ आपने किया था, वो भी मैंने पूरा देखा था। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको मैं लाइव लूँ और मजीद इस पर बातचीत करें। खैर जैसे आपको वक्त मिले तो आप कॉल कर देना, तो मजीद इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा बिजनेस तो इंडोनेशिया में है, मेरा घर भी इंडोनेशिया में है और अब मैं यहाँ पे जद्दा में हूँ और यहाँ से धनकरी में वाइंड अप करूँगा सब कुछ, फिर वहीं पे इंडोनेशिया में फ्यूचर रहना है। वैसे तो मेरे 2019 से जो है ना वहाँ पे है घर, ठीक है। खैर जैसे आपको टाइम मिले तो आप कॉल कर देना, तो मजीद इस पर बातचीत करेंगे और तय करेंगे किस तरीके से कब प्रोग्राम करना है लाइव यूट्यूब पर। जी इमरान भाई, आप कैसे हैं? जैसे ही आपको टाइम मिले तो कॉल जरूर करना। मैं चाहता हूँ आपको मैं अपने चैनल में ले लूँ यूट्यूब पर, क्योंकि जिस तरह इसने जो फ्रॉड किया है जीशान ने आपके साथ और अपने एक्स वाइफ के साथ, आप उसको एक्स भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो ये जो वहाँ पे कर रहा है हरकतें, तो इस पर जो है ना मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, आपको मैं अपने चैनल पर लाइव लेना चाहता हूँ। बहरहाल आप जैसे ही आपको फुर्सत मिले तो आप कॉल कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें जो है ना बातचीत भी करेंगे, तय भी करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक, मजे में? कैसी है यार? इस पर जो है ना वीडियो तो बहुत दिल करता है और बनाने को, लेकिन अब क्या करें कि फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है मुझ पर, ठीक है। और उनका मानना है कि छोड़ दो भाई, अब जो बिक रहा है लोग वही बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? तो मैं कहते उसका एक फ्रॉड किया, बहुत बदनाम किया, इमेज वगैरह और ज्यादा खराब हो गया वहाँ इंडोनेशिया में। तो ऐसे लोगों को कैसे हम छोड़ें? उनको तो थोड़ा तो एक्सपोज करें। तो फिर भी सब मेरे फैमिली का कहना था कि नहीं छोड़ दो, जैसा भी है। ये इसकी 3 वॉइसें मैंने आपको सुनाई है, तीसरी तो बहुत बड़ा लेक्चर था 4 मिनट का, वो तो मैंने आपको शुरू में खाली थोड़ा सा सुनाया है, इसका कुछ 10, 15, 20 सेकंड का, ठीक है। ये मेरा चैनल है,
मैं आपको अपने चैनल पे लेना चाहता हूँ? नहीं, व्यूवरशिप का चक्कर नहीं है तो क्या है? कौन से चक्कर में था? लोगों को चुतिया बनाने के चक्कर में था, बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में था। ये अपना लानती बूथा उठा के कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कौन से माल में घुस जाता था। ये क्या वहाँ पे पकोड़े बेचने जा रहा था? आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ कि आप लोग इसके जाल में फंसे किसी तरह। और जब इमरान ने इसके साथ आने की हामी भरी तो मेरे पे फैमिली का प्रेशर है, मुझे फैमिली इजाज़त नहीं दे रही। और घटिया इंसान, तूने तो फैमिली की इजाज़त के बगैर, मुझे यकीन है, यहाँ पे पासपोर्ट के असूल के लिए दूसरी शादी कर ली होगी। उन्हें तो शायद पता भी नहीं हो तूने दूसरी शादी की हुई है। मुंह में चूसनी ली हुई थी तूने इमरान से राब्ते से पहले, तुझे पता नहीं था इन चीज़ों का। जब दिल जिगरा गुर्दा ना हो ना तो बकवास नहीं करते किसी के ऊपर। उस अपने भी बाप से माफ़ी मांग जिस पे तूने इल्ज़ाम लगाए और तेरे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। मैंने एक्सपोज किया था, सबूतों के साथ किया था, जिस तरह आज तेरी ये लानती शक्ल को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ सबूतों के साथ। इसने वीडियो बनाई, इसने मेरे पे एक और इल्ज़ाम लगाया नशे की हालत में। नशे की हालत में मैं तेरे कौन से वाले घर से पकड़ा गया था, पाकिस्तान वाले या इंडोनेशिया वाले? मेरे बहुत दोस्त यारों को, मेरे क्लाइंट्स को पता है कि मैं मलेशिया किस सिलसिले में गया हुआ था। जब ये वीडियो शूट किया उस वक्त मेरी क्या कंडीशन थी। मैं पिछले 1 महीने से बीमारी काट रहा था। कहता है जी नशे की हालत में किया है। नशा करके मैं तेरे घर से पकड़ा गया था, तू ये बंदा नशे की हालत में है। अपनी बड़ी अली के साथ पकड़वा लिया था मुझे या छोटी अली के साथ? इतना बड़ा लानती और कमीना इंसान है ये। मैंने एक मिसाल दी थी अपनी पिछली वीडियो में कि ना तो वो शुरू होती थी, ना तो हम खुदा वास्ते किसी के लिए कुछ करते हैं, ना कोई खुदा वास्ते हमारे से काम करवाता है। इस घटिया इंसान ने ना को बीच में से हटा दिया, हमसे शुरू करके वो क्लिप लगाया, हम खुदा वास्ते किसी के लिए कुछ नहीं करते। और तेरी नीयत पे लानत, तेरी पैदाइश पे लानत, तेरे पैदा करने वालों पे लानत। तूने तो खुदा का जिक्र जहां पे आ रहा था उसको भी जो है ना अपने झूठ के लिए इस्तेमाल कर लिया। अपने उस बाप का पूरा क्लिप लगा के बात कर, अगर कोई जवाब देना है तो इसे कहते हैं एक्सपोज करना। जिस तरह आज मैं तुझे नंगा कर रहा हूं दुनिया के सामने, तेरी असलियत और तेरी हकीकत दिखा रहा हूं, तेरी औकात दिखा रहा हूं, तेरी औकात कितनी है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे, ये तो एक चमगादड़ सी थी ना, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास आते हैं चले जाते हैं। इसी तरह जो है ना पहले प्यो बनाते हैं, बाद में जो है ना सर पे चढ़ते हैं। ये जो 4 आरामखोर पैसा खा के गए हैं, इन्होंने भी पहले विकी को बाप बनाया था, उसके बाद पैसा खाया है इन्होंने। और भाई चमगादड़ साहब, आपको मेरी वार्निंग है, 48 घंटे का टाइम देता हूँ इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। आप पब्लिकली माफ़ी मांगेंगे यूट्यूब के ऊपर मेरे से। आपने मेरे पे इल्ज़ाम तलाशी की, मेरी कंपनी पे आपने इल्ज़ाम लगाया, आप नहीं माफ़ी मांगेंगे, मैं सऊदी कॉन्सुलेट में आपके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा। और आप बेशक वो वीडियोस आप डिलीट कर दें, मैंने सारी सेव की हुई हैं फ्लैश के अंदर। 48 घंटे में आपकी माफ़ी की वीडियो नहीं आई तो 48 घंटे बाद मैं सऊदी कॉन्सुलेट में आपकी वो दरखास्त दूंगा। जिस दिन आप इंडोनेशिया आए मुझे बता के आप आइएगा, मैं आपको बताऊंगा इंडोनेशिया के अंदर। मैं आपको FIR के थ्रू, यहाँ के कानून के जरिए जो है ना आपको अंदर करवाऊंगा। कानून को आपने यहाँ पे मजाक समझा हुआ है। किसने आपको पासपोर्ट बना के दिया है 3 साल में? आप वो बंदा भी सामने लेके आएंगे। आपने जो बकवास की है सारी बकवास आप साबित करेंगे थाने में, अदालत में बैठ के। 48 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ जनाब, और लानत है आपकी शक्ल पे और आपकी पैदाइश पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी इन जैसे घटिया लोगों के प्लानिंग के हवाले से कि ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, सऊदीया में, मलेशिया में, दुबई में, कतर में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, सारों को पता है। आज तक मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया, और उस रब की बड़ी कर्म नवाजी है कि उसने हराम नहीं खिलाया। लेकिन इन जैसे झूठे 2 नंबर और घटिया लोग आपको इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। इससे पहले भी बना रहे थे, आने वाले वक्त में भी बनाएंगे। तो ये मेरा इस बंदे को आखिरी जवाब था। ये इसके बाद अपनी भौंक जारी रखना चाहे शौक से रखे, मैं इसके बाद इस बंदे को कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर होगा उसके मुताबिक डील करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।